टुडे स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है, देन स्टार्ट करते हैं। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक होगा आपका कन्फ्यूग्रेशनल, 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 एक होगा आपका कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल। ये स्टार्टिंग में ही हमने जो आपको आइसोमेरिज्म के दो पार्ट बताए थे उसका बी पार्ट शुरू हो रहा है आज, और ये काफी बड़ा पार्ट है अपने आप में और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी बड़ा भी है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अब देखो ये जो कन्फ्यूग्रेशनल है ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, ये किस किस में डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है आपके फिर से दो पार्ट में, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इनेंशियोमर, एक इनेंशियोमर और दूसरा होगा आपका डायास्टीरियोमर। एक होगा आपका इनेंशियोमर, इनेंशियोमर, दूसरा होगा डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। इनेंशियोमर यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यह है डायास्टीरियोमर, इसे क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट सी बात देखो, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जा सकता है? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जा सकता है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जा सकता है? बच्चों इस बात पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह हम आपको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे कौन किस में जाएगा कौन किस में नहीं जाएगा। बट अभी हम यहां कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे चलेंगे वैसे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी ये तो हो गया आपका OI, इसे बोला जाएगा GI, ठीक। इसका मतलब ये जो कन्फ्यूग्रेशनल है ये सेपरेबल है, ये क्या है, सेपरेबल है, ये सेपरेबल है, ये सेपरेबल है। और ये सेपरेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है ना बच्चों, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन पर चलते हैं। तो देखो डेफिनेशन देखो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। लेकिन यहां ये नहीं होगा, यहां ये बात बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम, आर सेम। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्पेक्टियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट, स्पेक्टियल जो स्पेस के अरेंजमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्या समझे, स्पेक्टियल अरेंजमेंट, स्पेक्टियल अरेंजमेंट, स्पेक्टियल, स्पेक्टियल अरेंजमेंट, स्पेक्टियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट, स्पेक्टियल, स्पेक्टियल अरेंजमेंट, स्पेक्टियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट।
अरेंजमेंट आर डिफरेंट। डिफरेंट, देखो ये किसकी, ये तो डेफिनेशन सिंपल किसकी हो गई, स्टीरियो आइसोमर की। ये तो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन हो गई। चलो इसके लिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये ले लीजिए आप, ठीक है ना। और इसको हमने एक, भाई देखिए आसमान की जो फिगर है वो हम वाटर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, बात को समझिएगा। ये हो गया ए बी सी डी। अब देखिए ये हो गया वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। अब जरा देखते हैं, देखो कैसा आएगा इसका फिगर, कैसा आएगा अरेंजमेंट इसका, कैसा होगा, ये आएगा, अब ये ऐसे आएगा, अब ये ऐसे आएगा। जरा देखिए पानी में जब आप पानी के किनारे खड़े होते हैं, समझने की कोशिश करना, जब आप पानी के किनारे खड़े होते हैं तो आपकी फोटो कैसी दिखती है, आपकी फोटो कैसी दिखती है, ऐसी तो दिखती है। आपका सर दूर दिखता है, आपके पैर पास में दिखते हैं, यही होता है ना, यही होता है। इट मींस यही स्पेक्टियल अरेंजमेंट है, यही स्पेक्टियल अरेंजमेंट है। बात समझ गए ना, स्पेक्टियल अरेंजमेंट समझ गए। तो अब हम क्या कहेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये रहा आपके पास स्पेक्टियल अरेंजमेंट। इसी तरीके से कार्बन के अरेंज हो जाएंगे, इसी तरीके से कंपाउंड को अरेंज करना है हमारे लिए। बात समझ में आ गई ना, इसी तरीके से कंपाउंड को अरेंज करना है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ो। ये एग्जांपल तो काफी है आपके लिए, सिर्फ स्टीरियो समझने के लिए, ठीक है। नॉट टाइप, नॉट टाइप। अब टाइप में हमारा पहला आएगा ए, मतलब ए जो बी पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट, चलिए फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने किसको माना, हमने माना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट हमने माना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड होगा, यानी जो स्पेक्टियल अरेंजमेंट है वो इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड होगा। कैसे ज्योमेट्री पर डिपेंड होगा, जरा हम लोग बात करते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, पहले चीजों को समझ लेते हैं। क्या किया हमने, हमने कहा सबसे पहला पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट प्लेनर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्या एंगल का कोई प्रॉब्लम आएगा यहां पर, बिल्कुल आएगा, इसीलिए डेंसिटी की प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम डेंसिटी वाली बात को भी यहां पर रखेंगे। तो सेम डेंसिटी एट सेम कार्बन डू नॉट अलाउ और रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ये तो पहले भी था और ये अब भी है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई। अब जरा इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाते हैं। ये रहा, चलिए यहां समझा देते हैं, इतनी जगह में हम समझा देते हैं। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये है, यहां कोई ए ग्रुप है, यहां कोई बी ग्रुप है, एक कार्बन हो गया खत्म, दूसरा कार्बन, यहां कोई ए ग्रुप है, यहां कोई बी ग्रुप है, दूसरा भी खत्म हो गया। तो देखो ये क्या है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, चलिए ये एक प्लेन में है, ठीक है ना, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। अब प्लेन में है तो अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करो। इस कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी है,
इसके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2, इसके पास कितनी है sp2। क्या ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? बिल्कुल है भाई। देखिए सिंगल, आप एक काम कीजिए, जैसे ये मेरे हाथ में ये पेन है, सिंगल पेन है, मैं रोटेट कर लूं, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर दो पेन अरेंज कर दूं ऐसे करके, तो मुझे अब दोनों को रोटेट करना है, दोनों को, इनमें से कोई एक रोटेट नहीं हो पा रहा है, यानी, और ये दोनों क्या इजीली रोटेट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी अगर ये दोनों फिक्स हो गए तो ये रोटेट नहीं हो पाएंगे। ये अब देखिए, आप इसे ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी नहीं। दो अगर दो हो जाते हैं यानी बॉन्ड डबल हो जाता है, तो वहां रोटेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं ना? वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी मिल गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी मिल गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी मिल गया, sp2 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। प्लेन मिल गया, ये कौन सा प्लेन है? xy प्लेन, xy प्लेन, प्लेन मिल गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब क्या चाहिए आपको बच्चों? आपकी डेफिनेशन पूरी तरीके से फॉलो हो गई, पूरी तरीके से जीआई की डेफिनेशन पूरी तरीके से फॉलो हो गई। तो अब जीआई आगे बढ़िए। जीआई में भाई, जीआई क्या इतना ही है? नहीं, जीआई के भी आगे काफी चीजें हैं जिनको हमें समझना है। चलिए नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ो, आगे जीआई के लिए बढ़ते हैं। देखो अब हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास, देखिए मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, मान लीजिए ये है। अच्छा, एक चीज और, इट इज अ टू टाइप, इट इज अ टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप, इट इज अ टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप। अब वो टू टाइप कौन से होंगे? एक सिस, एक सिस और एक ट्रांस, सिस और एक ट्रांस। मेरे पास दो तरीके हैं इसको शो करने के, एक सिस और एक ट्रांस। यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई कंपाउंड अगर शो करता है तो वो दो चीजें शो करना चाहिए उसको, सिस और ट्रांस। बात समझ गए? दोनों शो करना चाहिए उसको, एक सिस शो करना चाहिए, दूसरा ट्रांस शो करना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लेते हैं कंपाउंड, डबल बॉन्ड सी एग्जांपल। ठीक है, ये ले लिया मैंने OH, ये ले लिया मैंने Cl, ये ले लिया मैंने फिर से OH, और ये ले लिया मैंने फिर से Cl। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं और एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, जरूरी नहीं है ये भी दोनों एक जैसे हो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा रुकिए। ये दोनों भी एक जैसे हैं, एक डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सिस। अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाए, C डबल बॉन्ड C, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मैंने Cl एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, इसे क्या बोला जाएगा? ट्रांस। इसे क्या बोलेंगे आप? ट्रांस। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ग्रुप कुछ भी हो, ये H ही हो खाली। ये देखिए ये आ गया, ये OH है, ये H है, ये भी H है, ये Cl है, और ये भी Cl है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सीधे कहेंगे इट शो GI, क्योंकि अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म लिखता हूं तो मेरे पास ये मिलेगा, Cl H H Cl, और इसे क्या बोलेंगे? सिस, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। अच्छा बच्चों, एक छोटे से दिमाग में एक सवाल आया, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सिस या फिर ट्रांस? अब एक बात को ध्यान रखना, मिनिमम रिपल्शन, कोई भी कंपाउंड मिनिमम रिपल्शन में होगा, मिनिमम रिपल्शन में होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या समझे? कोई भी कंपाउंड मिनिमम रिपल्शन में होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए जरा चेक करते हैं मिनिमम रिपल्शन में कौन होगा। देखो सिस, ये डिस्टेंस किसकी है? सिस की है, क्लोरीन क्लोरीन की सिस की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ सिस, डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ सिस। अब ये डिस्टेंस किसकी है? ट्रांस की। तो अब क्लोरीन क्लोरीन के पास ये ट्रांस की डिस्टेंस है, ये सिस की डिस्टेंस है, इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ट्रांस, डिस्टेंस ऑफ ट्रांस। अब जरा देखिए, ट्रांस की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी भी इसके पास ज्यादा होगी। क्या समझे बच्चों? स्टेबिलिटी भी इसके पास ज्यादा होगी, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन में कोई भी कंपाउंड रहना चाहेगा। बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए क्या है? मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। कोई, अच्छा आपने पीरियड टेबल में तो पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में क्यों रुका है? क्योंकि वो वहां पर स्टेबल है। भाई पीरियोडिक टेबल में वो रुका हुआ है, तो कैसे रुका है? क्योंकि वहां पर वो स्टेबल है। और स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो मिनिमम रिपल्शन में है, वो वहीं पर मिनिमम रिपल्शन में है। सेम कहानी यहां पर भी है। एलिमेंट के लिए जो कहानी है वही सेम कंपाउंड के लिए। कंपाउंड मिनिमम रिपल्शन में होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? जो कंपाउंड जितना मिनिमम रिपल्शन में होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल उठा रहे हैं जिन्हें आप सॉल्व करिए और हमें बताइए कि इनमें कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास ClHFH, ये हो गया हमारे पास COHH, ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड CH3OH, ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया हमारे पास Cl, ये हो गया H, ये हो गया H। इनमें कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जरा इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए सबके पास डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं ना सारे के सारे, ठीक। बट एक पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, ये शो करेगा, इसके पास सिस ट्रांस दोनों होंगे, ठीक है ना। ये शो करेगा, इसके पास भी सिस ट्रांस दोनों होंगे। ये शो करेगा, इसके पास भी सिस ट्रांस दोनों होंगे। ये शो नहीं करेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एटम हैं, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन ग्रुप, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ग्रुप मौजूद हैं। एक ही कार्बन पर दो एक जैसे ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट डू नॉट शो सिस ऑब्लिक ट्रांस। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है? तो चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन चलिए और निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आए हुए भी हैं और जिनमें से पूछने का चांस बनता है, ठीक है ना। अच्छा चलो बच्चों, जरा इसमें बताइए, ये हुआ डबल बॉन्ड और ये हुआ डबल बॉन्ड। जरा बताइए इसमें कौन कितने सिस ट्रांस बनेंगे, कितने सिस कितने ट्रांस बनेंगे इस कंपाउंड में। बच्चों जरा समझने की कोशिश करना, मैंने इसको लिया, सबसे पहले मैंने इसको लिया, मैं इस पूरे को डी मान लेता हूं, इस पूरे को क्या मान लेता हूं? डी मान लेता हूं। चलिए मैंने इसको ले लिया, मेरे पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये है और ये ऊपर डी जा रहा है, ठीक है। नीचे कौन है? H, ठीक। अब इसके पास कौन होगा? H और H, ये H, ये H, ठीक। अब की बार मैंने इसको लिया और इस पूरे को डी मान लिया, ठीक। अब की बार मैंने क्या किया? इसको लिया, ये आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड और ये आ गया मेरे पास नीचे D और ऊपर H और ये आ गया मेरे पास ऊपर CH3 और नीचे H। चेक इट, मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं यहां पर। जरा चेक करो, ये सिस ट्रांस देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि इसके कार्बन पर दो एक जैसे एटम है, दो एक जैसे एटम है। सवालों को समझना शुरू करो, रटना नहीं, ठीक। अब
क्या मैं इसकी बात करूं? बिल्कुल। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और ये डी कौन सा ग्रुप है? इतना बड़ा ग्रुप, इसे दोबारा में डी, चलिए डी डैश मान लीजिए, छोड़िए इसे डी डैश और इसे डी, ठीक है ना, क्योंकि यहां डी ले रखा है। तो ये देखिए ये इतना बड़ा ग्रुप है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये पीछे क्या कर रहा होगा, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है ये इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है। तो इस कार्बन के साथ तो ये एक डिफरेंट फॉर्म में जुड़ा हुआ है नहीं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके विद रिस्पेक्ट तो इसके लिए डिफरेंट ही है। तो हम क्या कहेंगे? इट शो GI सिस ट्रांस बट इट डू नॉट शो GI। तो कितने बने? सिर्फ 1 GI मिला हमें, 1 GI, यानी एक सिस एक ट्रांस। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये मैंने ये लिया, चलिए मैं लेता हूं इसको, मैंने ये लिया। अब क्या करना है जरा सोचिए। देखो फिर से वही बात, डबल बॉन्ड दोनों आ गए एक साथ, इनका कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जब दो डबल बॉन्ड एक साथ मिले कुछ नहीं हो सकता। अलीन आ गया, कौन आ गया? अलीन आ गया। अलीन के कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड एक साथ मिलते हैं, फिर उसके आगे फिर मतलब जो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होते हैं उनमें अगर दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आपको मिल जाएं तो वो सीधे लिखेंगे आप अनस्टेबल हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब इधर चलते हैं। इस पूरे को हमने मान लिया जी एक अलग ग्रुप, ठीक है। इस पूरे को अलग से ग्रुप मान लिया, इसको मान लिया हमने, मान लीजिए P मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड और ये C, इधर वाला कौन है? G, ठीक, इधर H, इधर कौन है? इधर कौन है? इधर है आपका H और इधर कौन है? P। तो दो सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, बचा हुआ कौन है? ट्रांस, ठीक है ना भाई। दूसरा आएगा तो ट्रांस ही आएगा ना बच्चों। देखो अगर हम अब लेंगे इसके बाद C डबल बॉन्ड C, ये G, ये H, ये आ गया हमारे पास H, ये P, आ गया ना ट्रांस, आ गया ना बच्चों ट्रांस। बात समझ में आ गई? आ गया ना ट्रांस। नेक्स्ट चलिए अब हम एक सवाल और उठाते हैं, यहां पर हम एक सवाल और उठा रहे हैं, ठीक। ये लीजिए, हमने क्या किया, हमने कहा इसको लीजिए, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। चलिए अब करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये हुआ मेरे पास, ये क्या हुआ देखो, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। इस इतने हिस्से को मैंने एक ग्रुप मान लिया। सबसे पहले ये हिस्सा क्या, कौन सा ग्रुप बन गया? जो भी है, इसके लिए हमने G मान लिया, ठीक है। तो दूसरे हिस्से में कौन जाएगा? H, ये CH3 आ गया, तो दूसरे हिस्से में कौन जाएगा? H। अब चलिए अब इसको सीधा कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। देखिए क्या मिला हमें? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये ऊपर चला गया, ठीक, तो ये नीचे जाएगा G, ठीक, ये ऊपर चला गया CH3, ये नीचे गया और ये नीचे गया तो ये भी नीचे आ गया H, तो ये CH3 ऊपर चला गया, तो ये H ऊपर चला गया, ट्रांस। सेम बदल दीजिए, ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड C और ये आ गया हमारे पास G और ये H, उसके बाद ये आ गया हमारे पास G, ये आ गया हमारे पास CH3 और ये H, ये हो गया सिस। एक आ गया, एक आ गया, और बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, हम इसे अब हटा रहे हैं, देखो अब हम इसे यहां लेकर आ रहे हैं। अब हम इसके विद रिस्पेक्ट काम करेंगे, किसके? अभी तक हमने इसके विद रिस्पेक्ट काम किया, अब हम इसके विद रिस्पेक्ट काम करेंगे। तो देखो सेम, बिल्कुल सेम, इसको हमने क्या मान लिया? G डैश,
अब की बार इसको जी डैश मान लिया। जी डैश यानी अब कुछ ऐसा रहा होगा, इसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहे हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड, ये सी, अब देखो उधर चला गया CH3, चला जाने दो, इधर H आ गया, आने दो। अब देखो अब कौन बचा, ये G, तो इधर आ गया G, आने दो, इधर आ गया H, आ गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये मिला हमें कौन, ट्रांस, इसका उल्टा क्या मिलेगा, सिस मिलेगा ना। तो कितने सिस कितने ट्रांस, 2 सिस 2 ट्रांस। समझे बच्चों सवाल के लिए कैसे कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन, कैसे समझना है क्वेश्चंस के लिए, बात समझ में आ गई ना। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग इसके कुछ टाइप की बातें करेंगे, इसके कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताते हैं, अब हम आपको इसके आगे चलते हैं, जरा कुछ बातें और करते हैं। जरा देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर हमने क्या किया, हमने कहा ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता। अभी तक क्या था, सिर्फ एक कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप थे ना, ठीक है। अब हमने कहा 2 ग्रुप नहीं, 3 ग्रुप डिफरेंट हो जाए, 3 ग्रुप डिफरेंट हो जाए, एक ग्रुप एक जैसा रहे, क्या तब शो करेगा। चलो चेक करते हैं, 3 ग्रुप डिफरेंट हो जाए, 3 ग्रुप डिफरेंट हो जाए। चलिए ये ले लिया फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, बिल्कुल करेगा। ये अलग अलग हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी हेल्प से अब अपने सारे काम करेंगे। ये ट्रांस हो गया, तो अब दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, सिस। देखिए ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये देखिए ये टाइप चल रहा है बच्चों, ये क्लोरीन, ये क्या हो गया, सिस। बात समझ में आ गई, एक ट्रांस एक सिस। अगर 3 ग्रुप अलग अलग हो गए, क्या 4 ग्रुप अलग हो जाए तब हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, इफ 4 ग्रुप आर डिफरेंट, इफ 3 ग्रुप आर डिफरेंट, 3 ग्रुप डिफरेंट, if 4 ग्रुप आर डिफरेंट, अगर 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाए तब क्या होगा। देखो ये कार्बन आया, ये डबल बॉन्ड आया, ये आया, ये आ गया मेरे पास फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब कैसे चेक करना है, जरा समझिए। देखिए जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा इन दोनों में से, बात समझ गया ना, इन दोनों में से, ठीक है। और जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा इन दोनों में से किसी एक का एटॉमिक मास जरूर ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम अगर ज्यादा वेटेज वाले यानी बड़े एटॉमिक मास वाले नंबर अगर एक डायरेक्शन में आ गए तो हम क्या बोलेंगे, सिस। तो हम लिखें यहां पर इफ सेम एटॉमिक मास same side is called cis। दूसरा पॉइंट, if same atomic mass are different side is called ट्रांस, ठीक। अब चलो अब बात करते हैं इसकी। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का मास बड़ा है, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का मास बड़ा है, इट मींस सिस। बात समझ गए। अब अगर मैं पलट दूं, ये आ गया कार्बन, ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया आयोडीन, ये डबल बॉन्ड, ये आ गया, अब ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया मेरे पास क्लोरीन और ये आ गया फ्लोरीन। अब देखो इसका बड़ा है, इधर इसका बड़ा है, इसके मास बड़े होने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांस।
बच्चों आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब जीआई के लिए सीआईपी रूल बना, कॉन इन गोल्ड रूल, ये सब उसी में से निकाला गया है, ये सब उसी में से निकाला गया है। चलिए, कॉन इन गोल्ड रूल यही थे कि भाई अगर आप जनरल चीजों से हट रहे हैं तो हटते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ये इफ द कार्बन, 4 कार्बन अलग अलग हैं तो प्रायोरिटी देखनी है, किस तरीके से देखनी है हम आपको बता चुके, ठीक है। इफ 4 ग्रुप आर डिफरेंट देन प्रायोरिटी इस तरीके से देखनी है, ये हम आपको बता चुके। कॉन इन गोल्ड ने यहीं पर सारी बातें बताई थी। अच्छा चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं, कॉन इन गोल्ड के बेस पर कुछ बातें और कर लेते हैं। कॉन इन गोल्ड के अगर आपको रूल देखने हैं तो वो भी लिखवा देंगे, रुक जाइए हम लिखवा देते हैं। हम पहले कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बात तो समझ में आ गई, कॉन इन गोल्ड ने यही सब बातें बताई थी जो अभी अभी हमने आपको बताई है। कुछ बातें जो और बताई हैं वो हम आपको आगे और बताते हैं, ठीक। लास्ट में आपको रूल भी लिखवा देंगे। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां मैंने ये लिया C डबल बॉन्ड C, यहां ले लिया मैंने CH3, यहां ले लिया मैंने C2H5, यहां ले लिया मैंने मान लीजिए OH ले लीजिए। चलिए अब देखिए चारों अलग अलग हो गए, चारों अलग अलग हो गए। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको चलिए पहले हम इसको ट्रीट करने का तरीका देखते हैं। ये लिया C डबल बॉन्ड C, अब देखो ये C है, ये एक C यहां मिलेगा, एक C यहां मिलेगा, यानी इसको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे बस, ठीक है। ये बात समझिए, इसको ट्रीट करने का मेथड बताया है मैंने, ठीक है। ये CH3 आ गया। अब जरा वेट देखिए किसका ज्यादा होगा, ऊपर 3 कार्बन है, इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक। अब यहां चलते हैं, अब देखिए ये C2H5, ये 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 5 29, ठीक है ना। अब ये 16 और 1 17, अब खुद ही देखो ये ज्यादा हो गया ना। तो अब इसे क्या कहेंगे, ये हो गया सिस, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा, ट्रांस। आई होप बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगर इस पर और क्वेश्चन करने, चलिए और करवा देते हैं क्वेश्चन, और करवा देते हैं क्वेश्चन, और करवा देते हैं। देखिए अब मैंने अगर आपको ये दे दिया C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 C, चलिए इसे ले लेते हैं C2H5, हो गया ना डिफरेंट, सब डिफरेंट हो गए, वेरी गुड। चलिए अब ट्रीट करने का तरीका, C डबल बॉन्ड C, ये आ गया हमारे पास एक C, ये C, ये C, ये C, ठीक है ना। अब देखो अब इसको ट्रीट करने का तरीका, एक C, ठीक है ना। अब देखो इसको ट्रीट करने का तरीका, इससे 2 हैं तो ये C, उसके बाद एक C एक CH3, एक C एक CH3, ठीक। अब देखो इसको ट्रीट करने का तरीका C2H5 डायरेक्ट, जरा चेक इट, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा या इसका, बच्चों इसका ज्यादा होगा, निकाल कर चेक कर सकते हैं, इसका एटॉमिक वेट यहां से ज्यादा होगा। तो देखिए ये क्या मिला, सिस। दूसरा कौन मिलेगा, बोलो बच्चों ट्रीट करने का तरीका समझ में आया, कैसे हम क्वेश्चंस को ट्रीट करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सीआईपी डिस्कस करेंगे, और सिर्फ कार्बन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन होगा तो भी मिल सकता है। तो हम आगे की चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहिए। थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में, इट मींस नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नॉट थोड़ी देर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट बातें कंटिन्यू करेंगे।